नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास कार्यपत्र 27 वर्कशीट 27 मौसम और जलवायु। ठीक है, दिनांक 5/9/2020, विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल। भूगोल ले लिया गया आपकी बार। आपका सामाजिक विज्ञान 4 हिस्सों में बटी है, आपको पता ही है। हम चलने से पहले एक बार दिखा भी देंगे। पार्ट 4 जलवायु कक्षा 9। तो ठीक है, हम कैसे चल रहे हैं इसे आप दिखा देते हैं। तो सहायक सामग्री में से दिखा देता हूँ 2020। ठीक है, सामाजिक विज्ञान। तो इसमें ये है आपका 4 हिस्सों में बटा 1 2 3 4। ठीक है, तो अभी हमने फ्रांसीसी क्रांति खत्म की थी। ठीक है, रूसी क्रांति इसमें थी। ठीक है, भाग 4 1 2 3 4 करके पढ़ा था हमने। ठीक है, भारत आकार और स्थिति ये पढ़ी थी। अब समकालीन भारत में आपको क्या चलेगा, यहाँ पे कौन सा ही आपका मौसम और जलवायु। तो यहाँ पे होगा मौसम और जलवायु, कहाँ भी ये रहा जलवायु। ठीक है, तो अध्याय 4 तो इसने भी लिखा हुआ है अध्याय 4, इसके अंदर जलवायु पढ़ेंगे। बाकी चीजें आप पढ़ ही चुके हैं। लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र वाला चीजें पढ़ चुके हैं। पालमपुर गांव के बारे में, निर्धनता के बारे में भी पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा भाग किसका, एसएसटी का। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दूं कि मैंने इसके 4 पेपर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, टेलीग्राम में। अब वहां जाके इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। 9th क्लास SA1 सितंबर 2019 का पिछले साल का पेपर है। ठीक है, जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है टेलीग्राम पे जाइए, उसे डाउनलोड करिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। पिछले साल का पेपर है आपका। ठीक है, SA1 का। तो अब आते टॉपिक है प्रस्तावना। आमतौर पर हम मौसम और जलवायु शब्द को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में इन दोनों ही शब्दों में के जो अर्थ हैं बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग कैसे हैं इसे पढ़ लेते हैं। एक तरफ मौसम और दूसरी तरफ जलवायु दिया हुआ है। तो पहला है एक समय विशेष में एक क्षेत्र जलवायु की अवस्था में उस स्थान का मौसम कहलाता है। अभी और एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। किसी विशाल क्षेत्र में लंबी अवधि, ये मतलब ये 1 दिन 2 दिन के लिए हो सकता है, लेकिन ये लंबी अवधि 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 15 वर्ष 30 वर्ष में मौसम की अवस्थाओं के कुल औसतों को उस स्थान की जलवायु कहते हैं या कहा जाता है। दूसरा है, यह एक सीमित क्षेत्र के लिए आंकलित किया जाता है। एक शहर हो सकता है, एक गांव हो सकता है, एक मोहल्ला हो सकता है, लेकिन ये बड़े क्षेत्र के लिए होता है। इसमें क्षेत्र का आकार अपेक्षाकृत काफी अधिक होता है। ठीक है, इसमें एक देश हो सकता है या पूरा विश्व को ले सकते हैं, या कई सारे देश एक साथ मिलकर आ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यह पल प्रतिपल का कभी भी बदल सकता है। इसका ये कहने, पल प्रतिपल कहने का ये मतलब है, या आज दिन है शाम है। ठीक है, तो यह मौसम बादल जैसा भी हो सकता है, धूप भी हो सकती है, कड़ी धूप भी हो सकती है। तो मौसम में ऐसा होता है, लेकिन जलवायु में ऐसा नहीं होता। इसे लंबे समय के हिसाब से होता है। ठीक है, यह लंबे समय तक एक सी बनी रहती है। ठीक है, उदाहरण, एक ही दिन में हमारे आसपास कभी धूप, कभी आंधी तो कभी बारिश का मौसम बन जाता है। ये मौसम के अंदर आएगा। और भारत के जलवायु मानसूनी जब पढ़ते हैं तो ये भारत के बारे में, किसी देश के बारे में, किसी शहर के बारे में पढ़ते हैं, उसके मौसम के बारे में, तो जलवायु के दायरे के अंदर आता है। ठीक है, मौसम के दायरे के अंदर नहीं आता। तो अगला टॉपिक है मौसम और जलवायु दोनों के तत्व तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण होते हैं। मौसम और जलवायु दोनों के जो तत्व हैं एक ही होते हैं, और ये बस होता है छोटे क्षेत्र के लिए और ये होता है बड़े क्षेत्र के लिए। इसमें एक देश या कई सारे देश मिलके एक बड़े क्षेत्र का जानकारी हासिल करते हैं उसमें जलवायु के अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु किस हिसाब से प्रभावित होती है। पहला है अक्षांश, दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, फिर है समुद्र तल से दूरी, वायु दाब और पवन तंत्र, महासागरीय धाराएं, उच्चवाच स्थलीयकृत पर्वत तथा पठार या मैदान। तो सबसे पहले अक्षांश पे आते हैं। ठीक है, तो विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर सूर्य ताप घटती जाती है अतः तापमान घटता है। यही कारण है कि ध्रुव पर साल भर ठंडा होता है। इसे समझने के लिए आप एक मैप देखिए। तो पहले आपको विषुवत वृत्त समझा देता हूँ। जैसे आपके पृथ्वी है सर्कल। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ये पृथ्वी अगर समझ लिए, देखिए समझने के लिए है। अगर इसको बीच में से एक लाइन जाती है, ठीक है, इसी लाइन को विषुवत कहते हैं। विषुवत वृत्त। ठीक है, एक इस पे से काटती है और एक इस पे से काटती है। ठीक है, 3 मेन होती है, जो एक पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है, और एक ऊपर वाले ध्रुव को, एक नीचे वाले ध्रुव को। जो ऊपर वाला ध्रुव होता है इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, जो ये सर्कल बना उत्तरी ध्रुव के लिए, उत्तरी ध्रुव,
और नीचे वाला क्या होता है, दूसरा है फिर दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दक्षिण ध्रुव। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्यताप घट जाता है। जब विषुवत से जब इस तरफ जाते हैं तो तापमान घटता चला जाता है, जब इस तरफ आएंगे तो तापमान घटता चला जाएगा। जो मतलब यहाँ के एरिया होते हैं वो काफी ठंडे होते हैं, यहाँ के एरिया काफी ठंडे होते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे लाइन होती है ना, इस पे सीधे सूर्य का जो प्रकाश होता है बिल्कुल सीधे आता है, सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधे आ जाता है, और इस पर क्या होता है, तिरछा जाता है। आपको अगर इससे समझाने का, अगर मैं समझाऊं अच्छे से, तो आप इस चित्र को एक बार देखिए ध्यान से। जो बीच से लाइन है, जो इस पे है, जो बिल्कुल जो सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधे आती हैं, और यहाँ के जो आसपास के देश होंगे वो यहाँ काफी गर्म होंगे। और जैसे जैसे ऊपर और ध्रुव पे जाते हैं, देखिए नीचे वाले की तरफ कम धूप होती है, तो नीचे इस वजह से मौसम ठंडा होता है, और ऊपर वाला जो है जलवायु होगी ऊपर की वो भी ठंडी होगी। लेकिन जो बीच में होगी, ठीक है, जिसे पृथ्वी दो हिस्सों में बढ़ती है, इक्वेटर से भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, यहाँ पे जो जलवायु होती है काफी गर्म होती है। ठीक, अगर आप में मैं अगर मैप लेके समझाऊं इस प्रकार से, ठीक है, तो ये वो सर्कल वाला था, इससे आप समझ सकते हो पहली लाइन, ठीक है, उत्तरी ध्रुव के लिए, और ये विषुवत रेखा जो बीच से काट रही है, और ये दक्षिणी ध्रुव वाली लाइन। ठीक, इसमें है कि अब जो भी देश इस लाइन के पास रहेंगे वो उनका जो जलवायु होगा वो गर्म होगा। ठीक है, और जो जैसे जैसे जो इस लाइन के पास होंगे उनका ठंडा होगा। ठीक है, यहाँ वाले ठंडे होंगे, यहाँ वाले ठंडे होंगे। ये आपका भी पेपर में क्वेश्चन 4 में भी आएगा, फिर दोबारा मैं समझाऊंगा मैं। ठीक है, घबराने वाली जरूरत नहीं है। तो समुद्री तल से ऊंचाई, समुद्र तल से जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, वायुमंडल का संघनन कम होता जाता है और तापमान घटता जाता है। तो याद रखना, जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे पहाड़ियों की तरफ जाते हैं ना, तो ऊपर जो है संघनता उसकी कम हो जाती है वायुमंडल की, और जिससे तापमान घट जाता है। यही कारण है कि गर्मियों में भी पर्वत इलाके ठंडे होते हैं। जो पहाड़ वगैरह देखा है ना, वो तब भी ठंडे रहते हैं इस वजह से। हिमालय देख रहे हो, गर्मियों में भी उस पर बर्फ जमी रहती है, तो यही एक कारण है। समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से भी दूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समुद्री हवाएं तापमान को सम रखने में सहायक होती हैं। समुद्र तट से दूर होने पर समुद्री हवाओं का प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए तापमान बढ़ता है। ठीक, यही कारण है कि समुद्र के किनारे वाले शहरों जैसे मुंबई से साल भर मौसम लगभग एक जैसा होता है, लेकिन दिल्ली जो समुद्र से दूर है अधिकतम गर्मी और अधिकतम सर्दी होती है। तो अगर मैं अपनी बात बताऊं, पहले मुझे जब पता मुंबई में मौसम एक जैसा रहता है, वहाँ पे जब ठंडी होती है, जैसे हमारे नॉर्मल दिल्ली में ठंडी होती है, वहाँ पे वो स्वेटर वगैरह या जैकेट वगैरह नहीं पहनते। मैं सो कमाल का मुंबई है यार, ऐसा मतलब विश्व में ऐसा एक ही यही स्थान है क्या, मुंबई कमाल की चीज़ बना रखी है। लेकिन जैसे जैसे हमारी स्टडी बढ़ती गई हमें समझ में आता गया तो ऐसा नहीं है। जितने भी समुद्र किनारे आपके शहर बसे हैं या कोई भी, ठीक है, स्टेट है, तो बस समुद्र किनारे किनारे लगती हुई, जहां तक किनारे किनारे की बात करें, जैसे आपका ये भारत दिखाए ना, भारत का मैप दिखाएं, ठीक है, ये रहा भारत का मैप। यहाँ पे जरूरी नहीं मुंबई में, पहले मुझे मुंबई लगता था, ऐसा कुछ नहीं, जितने भी समुद्र किनारे किनारे हैं, ठीक है, यहाँ पे सबका जो तापमान रहता है समान रहता है। तो हवाओं का प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए तापमान बढ़ता है। और यही कारण है कि समुद्र किनारे वाले शहर, मुंबई, ठीक है, बहुत सारे शहर आपके आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, गोवा भी आ जाता है इसके आस, केरल कई बार, और कई सारे राज्य होते हैं यहाँ पे जो इसके आसपास के शहर होते हैं। मौसम लगभग एक जैसा रहता है दिल्ली से दूर। अब देखो दिल्ली की स्थिति देखोगे, दिल्ली यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो समुद्र का, एक मिनट ये देख ले, जो समुद्र से दूरी है तो यहाँ पे इसकी बहुत ही कम होती है, ठीक है, जो हवाएं यहाँ तक इसकी नहीं पहुँच पाती। ठीक, तो इसी वजह से जो दिल्ली में ठंडी और गर्मी ज़्यादा होती है। और वहीं अगर मुंबई की बात करें तो समुद्र तल के पास होने की वजह से यहाँ का मौसम एक समान रहता है। तो आगे बढ़ते हैं, वायु दाब और पवन तंत्र। वायु दाब और पवन तंत्र उन स्थानों के अक्षांशों और ऊंचाइयों पर निर्भर करता है। तापमान अधिक होने पर वायु दाब कम और तापमान कम होने पर वायु दाब अधिक हो जाता है। तो सीधी सी बात है इस वाले में भी कि वायु दाब जैसे जैसे बढ़ेगा, वायु दाब बढ़ेगा, तो वायु दाब बढ़ता है आपका तापमान के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अगर दोबारा पढ़ के दिखाऊं तो ऊंचाई पर निर्भर करता है, कोई भी चीज ऊंचाई पर निर्भर करता है। तापमान अधिक होने पर वायु दाब कम और तापमान कम होने पर वायु दाब
ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से भी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। महासागरीय धाराएं, ठीक है, महासागरीय धाराओं के गर्म या ठंडे होने से हिसाब से उनके तटीय क्षेत्रों का तापमान भी गर्म या ठंडा हो जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। वाच्य स्थलीय पर्वतन पठार या मैदान, किसी स्थान पर ऊंचे पर्वत गर्म या ठंडी वायु की गति को अवरुद्ध कर सकते हैं और जल वाष्प वाले वायु के गर्म या मार्ग को रोककर वर्षा करवा सकते हैं। तो ये समझ लो कि जहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि जो पर्वत होते हैं वो उसको रोक लेते हैं बादलों को, जिस वजह से वो इलाका काफ़ी जलमग्न भी हो सकता है या बरसात ज़्यादा होती है। तो किसी स्थान पर ऊंचे पर्वत गर्म या ठंडी वायु को गति को अवरुद्ध कर देते हैं। सीधी सी बात है, अगर यहाँ कोई पठार बन जाता है, ठीक है, कोई पहाड़ है वगैरह है आपके यहाँ पे, तो यहाँ से अगर वायु बहती है तो इसे रोक लेता है। ठीक है, तो ये पठार भी इसके यहाँ के जलवायु को रोकने में काफ़ी मदद करते हैं। ठीक है, जो आपका हिमालय है, हिमालय काफ़ी हमारी भारत की सुरक्षा करता है। ठीक है, ये आप मैंने पिछली वर्कशीट में बताया था, वो भी आप देख सकते हैं उसमें। तो इसी प्रकार से, लेकिन यहाँ पठार की बात कर रही है, पर्वत की बात चल रही है। ठीक है, तो हम आ गए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, प्रश्न पे। तो जलवायु से आप क्या समझते हैं, जलवायु के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है, ठीक है, इसका आंसर है कुछ लंबे समय तक एक औसत मौसम को उस जगह का जलवायु कहा जाता है, जिसे 15 वर्ष या 30 वर्ष या ऐसे ही किसी लंबे अंतराल को लेकर हम उस क्षेत्र की जलवायु को समझते हैं। ठीक है, और ये क्या है, जलवायु के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो जलवायु के मुख्य तत्व तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण है। ठीक है, प्रश्न 2 है आपका, केरल की जलवायु और दिल्ली की जलवायु में इतना अंतर क्यों है? ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझाऊं तो जैसे मुंबई भी आपके उसके पास था, समुद्र के पास था, तो ये भी आपका समुद्र के पास हो जाता है। ठीक है, केरल, ठीक है, यहाँ देखिए आपका केरल ये रहा ना, ये वाला स्टेट है केरल। ठीक है, और मुंबई आपका यहीं पे होगा। ठीक है, ये होगा मुंबई, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है इसमें साफ साफ। तो समुद्री हवाएं तापमान को सम करने में सहायक होती हैं, जैसा हमने अभी पढ़ा था। समुद्र तट से दूर होने पर समुद्री हवाओं का प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए तापमान समान या सम नहीं रहता। यही कारण है कि समुद्र के किनारे वाला शहर केरल में मौसम पूरे साल एक जैसा रहता है, दिल्ली में गर्म और सर्दी रहती है। ठीक है, तो दिल्ली की जलवायु में क्या अंतर है दिल्ली और केरल की जलवायु में? केरल का जो स्थान है वो समुद्री तट से पास है। ठीक है, और जो समुद्री तट की समुद्र से पास होने पर जो समुद्री हवाओं का प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा रहता है। तो ये समझ लीजिए, दोबारा दिखाता हूँ, जितने भी समुद्र के पास स्टेट होंगे आपके या क्षेत्र होगा वो उसका तापमान सामान्य होगा। ठीक है, ये समझ लीजिए, यहाँ से गर्म ठंडा आपस में मिलकर एक जैसा सब बन जाता है। लेकिन जो दूर होता है तो समुद्र के जो प्रभाव होता है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता दिल्ली तक। इस वजह से दिल्ली में ठंडी और गर्मी में गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से लिख लिया होगा आपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। अक्षांश किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करते हैं? विश्व मानचित्र पर कनाडा और भारत और कनाडा की अवस्थिति को उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर है आपका, यहाँ से प्रश्न है, उत्तर दोनों लिख दिया मैंने। विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य ताप घट जाता है तथा तापमान घटता है, इसलिए अक्षांश जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ एक बार। ठीक है, विषुवत आपकी जो पृथ्वी होती है, ठीक है, ये 1 2 और विषुवत, अब याद रखना विषुवत उसे कहते हैं ऐसी लाइन को जिसे पृथ्वी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसके पास जितने भी देश होंगे, ठीक है, वो गर्म होंगे, और जो इससे जितनी भी दूर जाते जाएंगे, जितनी दूर जाते जाएंगे विषुवत रेखा से, वह देश उतने ही ठंडे होंगे या वो इलाका उतना ही ठंडा होगा। अब इसमें अगला क्या है, भारत और कनाडा की अवस्थिति को समझाइए। विश्व मानचित्र पर हम पाते हैं कि कनाडा विषुवत रेखा से दूर है, इसलिए कनाडा का तापमान ठंडा रहता है, और भारत विषुवत रेखा के समीप है, इसलिए भारत की जलवायु कनाडा की तुलना में गर्म है। अगर आपको मैं वो मैप दोबारा से दिखाऊं
तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो पहले ये तीनों लाइन देख लीजिए, ठीक है। ये पहला आपका विषुवत रेखा है जो बीच से जा रही है, ठीक है। जो भी से आप देखो, अफ्रीका में देखा ना, इनको लोग काफी, जो इनकी स्किन होती है काफी डार्क होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य किरण सीधे सीधे पड़ती है, ठीक है। और जैसे जैसे पास में जाते हैं सूर्य किरण तिरछी पड़ती है, तो यहाँ का जलवायु ठंडा रहता है। तो कनाडा की बात कर रखी है, तो मानचित्र पे आप ऐसा मानचित्र ले सकते हैं, उस पर ये लाइन बीच में खींच दीजिएगा अगर आपको खिंची हुई ना मिले तो, ठीक है। और इसका नाम क्या है? विषुवत वृत्त ले सकते हैं या मध्य रेखा भी कह सकते हैं, जो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है। यहाँ आप भारत लिख लीजिएगा, यहाँ कनाडा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो भारत विषुवत रेखा के समीप है, इस वजह से इसकी जलवायु गर्म होती है, जबकि ये विषुवत रेखा से दूर है, ठीक है। और ध्यान से देखेंगे, जो दूसरी रेखा उत्तरी ध्रुव, ये ध्रुव के पास आ जाती तो यहाँ का जो मौसम होता है काफी ठंडा होता है, यहाँ से जितना भी एरिया यहाँ पे है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। ये आपको बनाना भी है और एक ऐसा मैप आपको लाके चिपकाना भी है, ठीक है। और वहां पे ये 3 लाइनें अच्छे से खींच देगा ताकि आपको समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। यहाँ पे लिखा नहीं था, यहाँ से मैंने अलग से लिखा है उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक है। देखो कर्क रेखा है, याद रखना, एक कर्क रेखा होती है और एक मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री, तो यहाँ पे भी 23.5 डिग्री। ये नॉर्थ में होता है, ये साउथ में होता है, ये मकर रेखा और ये कर्क रेखा। हम इन दो रेखाओं की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसी रेखाओं की बात करें जिससे जो पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आएगी। देखो, आप लोगों के लिए दुकान से अलग से खरीद के लेके आया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं कि पेपर में आपकी कॉपी में लिखना कैसे है, ठीक। इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है। अगला चलते हैं, जुलाई अगस्त के महीने में दिल्ली के तापमान और वर्षा की अधिकतम, न्यूनतम और औसत की गणना एक चार्ट बनाकर कीजिए। एक चार्ट बनाकर करनी है, तो खाने वाला चार्ट नहीं है, कहीं खाने वाला चार्ट समझ के बनाने वाले हो। अरे कहाँ चला गया मेरा वही चार्ट? ये रहा। चार्ट नहीं खाना है, टिक्की उक्की नहीं है, और पहले का आंसर सिंपली ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, ऐसे। महीना, अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, औसत तापमान। अब ध्यान से देखेंगे तो ये कह रहा है अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, औसत तापमान, ठीक है, की गणना करनी है। और किसके? तापमान और वर्षा के, तापमान और वर्षा के। तो यहाँ देखो, अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, औसत तापमान, अधिकतम वर्षा, न्यूनतम वर्षा, औसत वर्षा। तो यहाँ पे जुलाई और अगस्त, जुलाई में 35.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। न्यूनतम ताप कितना था? 27 डिग्री सेल्सियस। आपने देखा होगा जो हम न्यूज चैनल में चलता है वहां पे दिखाता है अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, औसत नहीं दिखाते वो, लेकिन डेली अगर आप देखोगे कि आज का मौसम की जानकारी, जब मौसम समाचार आते हैं वो हर जगह दिखाते हैं अधिकतम न्यूनतम, अधिकतम न्यूनतम, ये दोनों हर बार दिखाएंगे, ठीक है। तो अगस्त का 33 है, ठीक है। कुछ और भी होगा तो लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 33.6 डिग्री सेल्सियस है ये आपका, ठीक है। तो इसे बना सकते हैं। और अधिकतम वर्षा, ठीक है, तो ये मिलीमीटर में नापा जाता है ये, ठीक है। मिलीमीटर अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये मिलीमीटर है, एम मिलीमीटर, ठीक है। सब मिलीमीटर में नापा जाता है वर्षा को, ठीक है। 253.4 मिलीमीटर, हाँ ठीक है, 253.4 मिलीमीटर अधिकतम। और न्यूनतम कितना? 3.7 मिलीमीटर। ये आपका औसत कितना हो जाए? 180 मिलीमीटर और 172 मिलीमीटर, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। माई सर्विस क्लासेस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।